हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मीनल एंड you're वाचिंग मीनल का चैनल। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। हम यहाँ करते हैं इकोनॉमिक्स। तो अगर आप भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी नेट के एग्जाम आने वाले हैं जून में, तो इसीलिए हम अपनी जो प्रिपरेशन है इकोनॉमिक्स की थोड़ा उसको टॉप गियर में डालते हैं। आज से हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभी हम कर रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। ठीक है, तो अगर नेट क्लियर करना है, क्रैक करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलरली देखते रहिए ये वीडियोस जिसमें मैं बताऊंगी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। शुरुआत करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के क्वेश्चन से। सबसे पहले देखिए, कार्डोज ग्रोथ मॉडल इनकॉर्पोरेट सम ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशंस। कौन कौन सी एजम्पशंस हैं? देखिए, टोटल सेविंग इंक्लूड सेविंग आउट वेजेस एंड सेविंग आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, वेजेस और प्रॉफिट्स दोनों से सेविंग होती है, बिल्कुल सही है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव आउट ऑफ वेजेस इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव आउट ऑफ प्रॉफिट्स। बिल्कुल गलत है, बिकॉज वेजेस से सेविंग बहुत कम होती है, जबकि जो प्रॉफिट होता है उससे सेविंग ज़्यादा होती है, यानी कि वहाँ पर एमपीएस ज़्यादा होती है और वो प्रॉफिट वापस इन्वेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे ये हमारा जो ए है, ए तो हमारी अजम्पशन एकदम करेक्ट है। ठीक है, ए जो है हमारी अजम्पशन ये करेक्ट है, बी इज नॉट राइट। ठीक है, उसके बाद आउटपुट कंसिस्ट ऑफ वेजेस एंड प्रॉफिट्स, बिल्कुल सही है। देयर इज लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट, ऐसा नहीं है। ये जो अजम्पशन थी कार्डोर की, वहाँ पे वो फुल एम्प्लॉयमेंट मानते हैं। तो दैट मीन्स हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए बी एंड सी इज करेक्ट। ए एंड सी इज करेक्ट, तो करेक्ट आंसर है हमारा 4। क्या क्या हमारी एजम्पशंस थी कार्डोर की ग्रोथ मॉडल की? देखिए, देयर आर टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल एंड लेबर। Thus, there is two type of income, profit and wages। दो तरह की उत्पत्ति के साधन हैं, कैपिटल पूंजी और श्रम। तो दैट मीन्स दो तरह की इनकम है, प्रॉफिट है, वेजेस है यानी कि लाभ है, और हमारा जो वेजेस है वो है। ऑल प्रॉफिट्स आर सेव्ड एंड ऑल वेजेस आर कंज्यूम्ड। जितने भी प्रॉफिट है वो सेव कर लिया जाता है, वेजेस जो है वो कंज्यूम कर लिए जाते हैं। यानी जो वेजेस है उसमें जो भी सेव किया जाता है वो बहुत ही थोड़ा होता है, एकदम थोड़ा सा परसेंटेज, जो कि वो फ्यूचर के लिए रखते हैं, न कि इन्वेस्टमेंट के लिए। देयर आर कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल एंड प्रोडक्शन फंक्शंस रिमेन अनचेंज्ड ओवर टाइम। कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल है, जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो चेंज नहीं होता है। कैपिटल एंड लेबर आर कॉम्प्लीमेंट्री, लेबर की जगह कैपिटल यूज कर सकते हैं, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों का साथ में होना जरूरी है। देयर इज परफेक्ट कंपटीशन सच एज द रेट ऑफ वेजेस एंड प्रॉफिट आर सेम। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन है। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन है सच एज द रेट ऑफ वेजेस एंड प्रॉफिट आर सेम ओवर डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, किसी भी जगह पर आप जाइए, वेजेस रेट वही रहेगी, प्रॉफिट जो है वो भी सेम रहेगा। एमपीसी जो है वो किसकी ज्यादा होती है? वर्कर्स की जो है एमपीसी ज्यादा होती है। तो दैट मीन्स क्या ध्यान रखने की बात है, अगर हम लेबर की बात करें, इफ आई टॉक अबाउट लेबर, क्या होता है? लेबर की जो एमपीसी है वो लेबर की ज्यादा होती है। एमपीसी किसकी? जो हमारा कैपिटल है। ठीक है, हमारा जो कैपिटल है उसकी एमपीसी से। और अगर मैं बात करूं एमपीएस की, तो लेबर की एमपीएस जो कम है वो कम होती है, बिल्कुल नहीं के बराबर। और जो कैपिटल है उसकी एमपीएस कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, जो कि पूरी की पूरी क्या कर दी जाती है? हमारी इन्वेस्ट कर दी जाती है। द इन्वेस्टमेंट इनकम आउटपुट इनटू इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आउटपुट जो है वो क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी इन्वेस्टमेंट इनकम जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इन्वेस्टमेंट इनकम कितनी होती है? इंडिपेंडेंट है। देर इज अ स्टेट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, इसलिए क्या है? जो टोटल आउटपुट है और इनकम है वो गिवन है। देर इज एन अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर एट द कांस्टेंट वेज रेट इन टर्म्स ऑफ वेज गुड्स। ठीक है, लेबर की जो सप्लाई है वो अनलिमिटेड है। लेबर और कैपिटल कैसी? कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। एक और जो है इसी तरह का लगभग मिलता जुलता क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है, जो कार्लडोर का हम ग्रोथ मॉडल करें वहां पर अजम्पशन से क्वेश्चन आते हैं, और जो हमारा हैरोडोमर मॉडल है या जो हम सोलो मॉडल करें उसमें भी अजम्पशन से क्वेश्चन नेट के क्वेश्चन पे, नेट के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, तो बिल्कुल उस पर फोकस करना है।
देखिए एक और है लगभग ऑलमोस्ट इसी तरह का है। कार्डोस ग्रोथ मॉडल इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशन, आउटपुट कंसिस्ट ऑफ वेजेस एंड प्रॉफिट ओनली। बिल्कुल सही है, क्योंकि दो ही हमारे उत्पत्ति के साधन है, कैपिटल एंड लेबर। तो फिर आउटपुट क्या है, वेज और प्रॉफिट है। इन्वेस्टमेंट आउटपुट रेशियो इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आउटपुट रेशियो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो है। तो बिल्कुल सही बात है, ये इंडिपेंडेंट है। देखिए यहाँ पे ये था, ये इस वाली अजम्पशन में मैंने आपको अभी अभी बताया, इन्वेस्टमेंट इनकम इनटू इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, यहाँ इनकम से कंफ्यूज नहीं होना है। इनकम क्या है, वाई है, और विच इज व्हाट, विच इज इक्वल्स टू वेजेस एंड प्रॉफिट। दैट मीन्स क्या हो गया, वो आउटपुट भी हो गया, जो कि आउटपुट है। तो इन्वेस्टमेंट आउटपुट रेशियो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एमपीसी एंड एमपीएस आर कांस्टेंट, देयर इज लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट। 3 and 4 नहीं है, दैट मीन्स क्या है हमारा, ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन असर्टेशन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है। फॉर सर्टेन गुड्स द एक्सपेंडिचर बाय कंज्यूमर डिक्रीजेस, फॉर सर्टेन गुड्स एक्सपेंडिचर बाय कंज्यूमर डिक्रीजेस, फॉर सच गुड्स द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज हाई। ओके, ये माइक्रो का क्वेश्चन है, गलती से शायद इस पे पीटी में आ गया है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए इनकम इलास्टिसिटी अगर हाई है किसी भी चीज की, तो क्या होगा, एक्सपेंडिचर जो है वो कम ज़्यादा नहीं होगा। मतलब अगर उसकी इनकम इलास्टिसिटी ज़्यादा है, तो अगर जैसे ही इनकम बढ़ रही है तो उसका एक्सपेंडिचर जो है वो क्या होगा, एक्सपेंडिचर बाय कंज्यूमर डिक्रीजेस। कोई ये सही नहीं होगा। ये तो सही है हमारा कि फॉर सर्टेन गुड्स एक्सपेंडिचर बाय कंज्यूमर डिक्रीजेस। ठीक है, कुछ गुड्स के लिए जो है कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर डिक्रीज होता है, लेकिन ये जो आर है ये आर गलत है। फॉर सच गुड्स द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज हाई, कोई जरूरी नहीं है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हाई हो। इनफैक्ट अगर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लो है, तो ऐसा होता है कि इनकम बढ़ी तो उसका जो कंजम्पशन है उसके ऊपर किया जाने वाला एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो जाता है, अगर लो हुई तो। अगर इलास्टिसिटी हमारी लो हुई तो क्या होगा, एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो जाता है। बिकॉज क्या होगा कि जैसे ही इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा, हम जो है इस पे एक्सपेंडिचर को उस हिसाब से नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि इलास्टिसिटी हमारी कम है। तो इनफैक्ट ये उल्टा रिलेशन होता है। तो दैट मीन्स हमारा जो थर्ड है ये करेक्ट है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट देखेंगे हम, यूजिंग हेरेडोमर ग्रोथ इक्वेशन व्हाट इज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ a closed economy when c upon y is 3 upon 4 and a k upon a y is 3, where c is consumption, y is output, k is capital। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कैसे, अब देखिए हेरोडोमर ग्रोथ मॉडल की इक्वेशन क्या थी हमारी, सबसे पहले तो हेरोडोमर ग्रोथ मॉडल की इक्वेशन थी g इज इक्वल्स टू, सॉरी जी सी इज इक्वल्स टू एस, यही थी। या जैसे हमारा था जी डब्ल्यू, तो ये है सी आर एंड दिस इज एस। ओके, तो ग्रोथ, ग्रोथ क्या होती है हमारी, व्हाट इज ग्रोथ, ग्रोथ होगी हमारी, ग्रोथ पूछ रहे हैं ये हेरोडोमर ग्रोथ इक्वेशन, व्हाट इज द रेट ऑफ ग्रोथ, रेट ऑफ ग्रोथ क्या होगी, इट इज एस एंड अपॉन सी। एस क्या था, व्हाट इज एस, एस इज इनकम सेविंग रेशियो। एस है हमारा इनकम सेविंग रेशियो, हेरोडोमर मॉडल के जो हमारा मेरा वीडियो है मैंने उसमें अच्छे से बताया है। एंड सी क्या था हमारा, सी इज कैपिटल आउटपुट रेशियो, कैपिटल आउटपुट रेशियो। सबसे पहले इनकम सेविंग रेशियो, इनकम सेविंग रेशियो दैट मीन्स एस अपॉन वाई, हमको चाहिए एस अपॉन वाई। व्हाट इज गिवन, वी हैव सी अपॉन वाई। एस अपॉन वाई क्या होगा, 1 माइनस हम कर दें। ठीक है, ये होता है इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। ओके, तो 1 इज इक्वल्स टू सी अपॉन वाई प्लस एस अपॉन वाई, ऐसे लिख सकते हैं हम। सो
s upon y will be 1 minus c upon y। कुछ नहीं किया, मैं s upon y को इधर ले आई, इसमें मैं y को इस साइड ले आई, ठीक है, तो ये इसके c के और s के नीचे आ जाएगा। फिर इधर मैं ये इसको इधर ले आई, ठीक है, 1, तो ये 1 माइनस सी अपॉन वाई, दैट मीन्स ये 1 माइनस 3 अपॉन 4 दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4। ओके, तो s इज व्हाट, s इज 1 अपॉन 4। s क्या होगा हमारा 1 अपॉन 4। एंड व्हाट इज c, कैपिटल आउटपुट रेशियो। कैपिटल आउटपुट रेशियो इज गिवन, दिस इज 3। okay, here k what is k is capital and y is output, so this is capital output ratio which is equals to 3। okay, so that means what will be the equation, what will be the growth rate, g is equals to s is 1 upon 4 and this is c is 3, and we want in percentage form, so this is so e into 0। now solve this, 1 upon 4 into 1 upon 3 into 100, ठीक है, सॉल्व करेंगे क्या आएगा, दिस इज 25 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 8.33। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। ये नेट के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है पहले भी एक बार, तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। देखिए ये क्या है, दिस इज सेविंग एट टाइम t। व्हाट इज a? a इज द फ्रैक्शन और इज द proportion ऑफ सेविंग फ्रॉम इनकम, ठीक है। टी टाइम पे जो हमारी इनकम हो रही है उसमें से जो ए फ्रैक्शन है उसको हम सेव कर रहे हैं। अब यहाँ पे दिस इज इन्वेस्टमेंट एट टाइम टी, ये किसके बराबर है, बी इंटू टी वाई टी माइनस वाई टी माइनस 1। दिस इज टोटल इनकम एट टाइम टी, दिस इज टोटल इनकम एट टाइम टी माइनस 1। दिस इज मतलब घबराने की जरूरत नहीं है, नथिंग बट डेल्टा y। और b क्या है, b इज द फ्रैक्शन जो कि हम इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन जब आप हैरड मॉडल की बात कर रहे हैं तो जितना हम सेव कर रहे हैं उतना सारा का सारा इन्वेस्ट कर देते हैं। दैट मीन्स सेविंग एट टाइम t इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट एट टाइम t। मॉडल की ग्रोथ कंडीशन पूछी है। अब देखिए सेविंग इज a y t, it should be equals to investment at time t, that means b y t minus y t minus 1। इसको सॉल्व करते हैं, दिस इज a y t minus b y t is equals to minus b y t minus 1। सारे साइन चेंज करती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे ये वाई टी प्लस में चाहिए, सो इट विल बी बी माइनस ए वाई टी। मैंने क्या किया, वाई टी कॉमन ले लिया, ये बी जो है वो नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया, ए जो है वो नेगेटिव हो गया। दिस इज बी वाई टी माइनस 1। तो फिर वाई टी क्या होगा, वाई टी विल बी बी अपॉन बी माइनस ए and this is y t। okay, तो दैट मीन्स क्या है, इसका मीनिंग ये है कि अगर मैं कहूँ कि ईयर 2000 में जो इनकम है वो किसके इक्वल होगी, b अपॉन b माइनस ए इनकम एट 1999। ठीक है, एक साल की इनकम का ये इतना जो है, इतना फ्रैक्शन या इतना जो पार्ट है वो इतना उसमें इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो अब ये कितना होना चाहिए कि हमारी ग्रोथ होगी। इफ सपोज अगर ये है हमारा ग्रेटर देन 0 और दूसरी कंडीशन है ग्रेटर देन 1,
तीसरी कंडीशन है लेस देन 1। यहाँ पे ऑप्शन ग्रेटर देन 0 एंड ग्रेटर देन लेस देन 0 का दे रखा है, ठीक है। ये तो हमारे दो ऑप्शंस तो वैसे ही रॉन्ग हो गए, क्योंकि ये जो हमारा फ्रैक्शन आ रहा है वो कितना आ रहा है, b अपॉन b माइनस ए, तो दैट मीन्स a अपॉन b माइनस ए तो नहीं आएगा। अब ये कंडीशंस देखें, इफ इट इज ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 ये कितना भी हो सकता है, इट कुड बी ग्रेटर देन 1 एंड इट कुड ऑल्सो बी लेस देन 1। एक से बड़ा भी हो सकता है, एक से छोटा भी हो सकता है, लेकिन इफ सपोज अगर ये एक से छोटा है तो क्या है, अगर सपोज 100 करोड़ जो है हमारी जीडीपी है लास्ट ईयर की, एंड इफ इट इज 0.8, ठीक है, तो फिर ये कितना होगा, 0.8 है, तो दैट मीन्स हमारी इस ईयर की जो हमारी जीडीपी है वो कितनी होगी, उसमें ग्रोथ होगी या उसमें कमी होगी। इसको सॉल्व कर ले तो पता पड़ जाएगा। तो दिस इज 180 80 हो जाएगी, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो दैट दिस इज इक्वल्स टू 80। तो हमारी ग्रोथ तो नहीं हुई, हमारी इनकम तो उल्टा कम हो गई। सो दैट मीन्स ये 0 से 1 के बीच में कोई भी हो तो यहाँ पे इनकम कम हो जाएगी। इनकम को इंक्रीज होने के लिए, ठीक है, स्टेडी स्टेट ग्रोथ की बात करते हैं हैरेड और डॉमर, तो हमारा जो ग्रोथ रेट है वो ऑब्वियसली पॉजिटिव होना चाहिए। इनकम जो है हमारी स्टेडी स्टेट इंक्रीज होनी चाहिए, तो दैट मीन्स ये जो हमारा ये वाला जो फैक्टर है ये क्या होना चाहिए, दिस शुड बी ग्रेटर देन 1, है ना। जैसे अगर अभी मैं यहाँ पे रखूँ, इफ दिस इज 1.2 इंटू 100, सपोज ये जो है 1.2 है, देन आंसर विल बी 120। तो यहाँ पे जो है पिछले साल की जीडीपी हमारी 100 थी, अब कितना हो गई, 120 हो गई। इस साल की कितनी हो गई, 120 हो गई। दैट मीन्स अगर ये ग्रेटर देन 1 है तभी जो है ग्रोथ रेट की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिए रखे हैं, 1 इज लेस देन 0 एंड अनदर इज ग्रेटर देन 0, तो इसमें दोनों में से चूज करना है, तो वी विल चूज 1। अदरवाइज जो एग्जिट कंडीशन है इट शुड बी ग्रेटर देन 1, ओके। लेकिन ये वाला ऑप्शन नहीं है ग्रेटर देन 1 का, तो वी विल चूज ग्रेटर देन 0, बिकॉज अगर ये लेस देन 0 है तो दैट मीन्स ये जो है नेगेटिव आ जाएगा, तो ये नेगेटिव में चली जाएगी हमारी जीडीपी, जो पहले पॉजिटिव थी तो वो और भी ज्यादा नीचे गिर जाएगी। सो 1 इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट जो है, arrange in chronological order the following economists in relation to their contribution to the theory of consumer behavior, choose the correct answer। ये भी फिर माइक्रो की थ्योरीज का है। अगर हम बात करें कंज्यूमर बिहेवियर की, तो देखिए सबसे पहले थी हमारे मार्शल, लॉ ऑफ डिमांड वगैरह जो आपने पढ़ा होगा, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। उसके बाद आए हमारे हिक्स, जहाँ पर उन्हें बात की अपने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की, हिक्स और एलन। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस था जिसमें हमने सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट को जो है अलग किया। उसके बाद है हमारे सैमुअलसन, देन आर स्टोन। तो ये इसकी क्रोनोलॉजी रहेगी, इसलिए ये जो 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज हैरेड-डमर मॉडल वाज अडॉप्टेड इन व्हिच 5 ईयर प्लान ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया। कौन से 5 ईयर प्लान में जो है हैरेड-डमर मॉडल को अडॉप्ट किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट 5 ईयर प्लान। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया में फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हैरेड-डमर मॉडल को अडॉप्ट किया था, जहां पर मेनली उन्होंने प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर को उन्होंने प्राथमिकता दी थी, और जो उन्होंने अपना जो रखा था, अपना जो लक्ष्य रखा था, जो ऑब्जेक्टिव रखा था ग्रोथ का, उससे भी ज़्यादा 1.56 रखा था, 3.6 जो है हमारी ग्रोथ हुई थी। इन 1951 द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज इनिशिएटेड फोकसिंग मेनली ऑन ग्रोथ ऑफ प्राइमरी सेक्टर। एग्रीकल्चर पे ग्रोथ पे फोकस किया था हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, विद फ्यू चेंजेस। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन हैरेड-डमर मॉडल, thus ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऐसा एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2 या 3 बार आया हुआ है नेट के एग्जाम में। लॉरेंस इज मोर रिलेटेड टू, लॉरेंस जो है मेनली उसका बहुत फेमस है हमारा लॉरेंस कर्व, जो कि इनइक्वालिटी को बताता है। लॉरेंस कर्व जो कि इनइक्वालिटी को बताता है, ठीक है। तो उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेजर नहीं है, एम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन मेजर बैलेंस, सब वन ही जो है करेक्ट होगा, जो कि इनइक्वालिटी को बताता है। द लॉरेंज कर्व क्रिएटेड बाय अमेरिकन इकोनॉमिक्स मार्क लॉरेंज इन 1905। इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनकम और
health inequality. ठीक है, सस्टेनेबल ग्रोथ एम्स एट सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या ग्रोथ होता है, सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ऑल पीपल, राइजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन, रिसोर्स डिप्लेशन। अब देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट है तो रिसोर्स डिप्लेशन तो हो ही नहीं सकता, लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो ही नहीं सकता। उसके बाद क्या बचा हमारा, राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑल द पीपल। ठीक है, तो दैट मीन्स 1 और 2 जो है वो करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है, 1 और 2 इज द करेक्ट, दैट मीन्स ये जो हमारा डी ऑप्शन है ये करेक्ट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्स एट गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ पीपल, quality of education, clean water and sanitation, gender equality, no poverty, zero hunger, affordable and clean energy। दैट मीन्स ओवरऑल क्या है, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाना है, सभी जो लोग हैं उनकी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। अरेंज द फॉलोइंग ग्रोथ मॉडल्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज दे अपेयर। ठीक है, सबसे पहले जो है हमारा क्या आया, हमारा ये आया सबसे पहले हैरेड डमर मॉडल 1939 में। ठीक है, उसके बाद है हमारे महलनोबिस, रॉबर्ट सोलो आए, उसके बाद में हमारे से 1953 में आए रॉबर्ट सोलो, सॉरी महलनोबिस एंड 53 1956 में जो है हमारे रॉबर्ट सोलो, और उसके बाद जो कार्डो है इनका है 1957। तो ये वाला होना चाहिए 1 2 3 4 बिल्कुल इसी ऑर्डर में। मैंने आपको पहले भी कहा है, बार बार कहा है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिस्ट की क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, मॉडल की क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, बुक्स के नाम, बुक्स के राइटर्स के नाम जो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको करना ये है कि ये जहाँ जहाँ आप जब भी पढ़ते हैं, जैसे जैसे आते रहते हैं कि 39 में ये मॉडल आया इसने दिया, फिर 40 में ये आया, 35 में आया, ये सभी चीज़ें अपने कॉपी के पीछे वाले पेज में लिखिए, एक बड़े पेपर पे लिख के अपने जो जो रूम में आप रहते हैं, जहाँ पढ़ाई करते हैं, वहाँ दीवार पे उसको पेस्ट कीजिए, उसको बार बार पढ़िए। जो बुक्स हैं उनको भी लिखिए, उसको भी इस तरह से पेस्ट कीजिए, कॉपी के लास्ट पेज पे लिखिए। और तो ये अच्छे से राइट भी सब याद भी हो जाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस, क्रोनोलॉजी से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस हमेशा नेट के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अरेंज द फॉलोइंग डेवलपमेंट इंडिकेटर्स एज इवॉल्व इन ऑर्डर। सबसे पहले क्या आया और इसके बाद क्या आया इंडिकेटर्स, देखिए सबसे पहले तो आया हमारा नेशनल इनकम। सबसे पहले जो है हमारा आया नेशनल इनकम, सेकंड फिर था हमारा पर कैपिटल इनकम, फिर थर्ड इज दिस, और सबसे लास्ट में ये जो है सबसे नया है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि 1999 में ही आया था। तो ये इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। ठीक है, पर कैपिटल जो है ये आया हमारा 1950 में, एंड ये जो है ये आया था फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 1979 में। तो क्या हुआ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमारा ये हो गया, सबसे पहले जो आ गया हमारा 1, उसके बाद आया 49 में ये 1999 ये दिस इज 3 एंड 4 एंड 2, 1342, 1342। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इज मेनली। तो कार्ल मार्क्स के हिसाब से असर्टेशन रीजनिंग का क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इज मेनली लेबर सेविंग डिवाइस रिजल्टिंग इन क्रिएशन ऑफ सरप्लस मैन पावर। तो ए जो है वो बिल्कुल सही है, कार्ल मार्क्स ने यही कहा था, जब नई टेक्नोलॉजी है तो उससे क्या होगा, ये लेबर सेविंग डिवाइसेस होती हैं, उससे क्या होता है सरप्लस मैन पावर बनता है। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन रिजल्ट इन न्यू टेक्नोलॉजी। तो ये जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है कि जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है वो उसे नई टेक्नोलॉजी बनती है। तो दैट मीन्स ए और आर इंडिविजुअली दोनों करेक्ट हैं, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्या है, मार्क्स एक्नोलॉजिस, दैट मीन्स ये बी इज राइट।
B is the B is the correct answer. Marx acknowledged that machinery and technical advancement directly increased. ठीक है, Mark acknowledged that machinery and technical advancement directly increased labor productivity. As a result, higher the labor productivity, lesser the labor time is required. ठीक है, लेबर की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो गई तो अब लेबर टाइम कम चाहिए, काम हमारा मशीनों से हो रहा है इन द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी एंड लोअर द वैल्यू और द लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी। अब कम लेबर से हमारी कॉस्टिंग कम हो गई, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो गई, तो क्या होगा, कमोडिटी की जो प्राइस है वो भी कम हो जाएगी। तो ए इज करेक्ट। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज लार्जली फ्यूल्ड बाय न्यू इनोवेशंस। नई जो इनोवेशंस हैं उससे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, वो भी ठीक है, बट दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया इज बेस्ड, ये मैंने बता दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा हैरोल्ड डबर मॉडल रहेगा। तो देखिए, अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड for the period of 1951 to 56. It was based on Harrod-Dummer model. Its major focus was on the country's agriculture production. This plan was successful and achieved a 3.6 percentage growth rate, more than its target. टारगेट कितना था, 2.1 का, अचीव कितना किया, 3.6%। और जो 5 IITs हैं वो भी बनी थी इस प्लान पीरियड में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वही एसर्टेशन रीजनिंग का है। तो देखिए, आजकल जो एग्जाम का पैटर्न है, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसकी आप प्रैक्टिस करके जाइएगा। पहले ये नहीं आते थे, आजकल पैटर्न में थोड़ा चेंज है। असर्टेशन रीजनिंग जो है वो ट्रेंडिंग है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ डायनामिक प्रोसेस। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज स्टैटिक इन डेवलप्ड कंट्रीज, बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ए तो सही है, ये डायनामिक प्रोसेस है, लेकिन ये स्टैटिक प्रोसेस है डेवलप्ड कंट्रीज में, ये बात गलत है। इनफैक्ट होता ऐसा है कि, तो दैट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। एक्चुअली होता ऐसा है कि जहाँ डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ और ज़्यादा अच्छे से होता है डेवलपमेंट। देखिए, economic development is a dynamic process since it involves transitioning फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। डेवलपमेंट क्या है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप मूव करेंगे। पहले सिर्फ एग्रीकल्चर होता था, रॉ मटेरियल जो है वो हम एक्सपोर्ट कर देते थे, अब हम फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके आगे और डेवलपमेंट हो रहा है, तो टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है और डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। सो इट इज़ अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। तो बर्नार्ड मिलर जो है वो क्या कहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ रिजल्ट इन अ सर्कुलर causation mechanism that causes developed countries to grow rapidly whereas weaker countries appear to fall behind and remain poor। तो डेवलप्ड जो कंट्री है वो रैपिडली ग्रोथ करते हैं, लेकिन जो वीकर कंट्रीज हैं वो जो है वो पीछे रह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग ग्रोथ मॉडल्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, बिल्कुल सिंपल है, जैसे मैं आपको पिछले ये क्वेश्चन में भी बता दिया है मैंने। हैरोल्ड डबर थे हमारे 1939, सोलो 56, कार्डो 57, यहाँ तक तो पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। अब ये मिड जो है, मिड का मॉडल आया था 1961 में। ठीक है, मिड का जो मॉडल है वो हमारे आया था 1961 में। This is 1961. This is 59. This is 57, 56 and 57। बिल्कुल एक ही ऑर्डर में है ये, वन बाय वन। 39, दिस इज 30, 59, दिस इज 39, 39। सोलो इज 56 एंड कार्डो इज 57। ठीक है, बिल्कुल एक ही क्रम में है। 39 में हैरोल्ड आ गए, फिर 56 में सोलो और 57 में कार्डो, बिल्कुल एक ही टाइम के हैं। और मिड जो है, मिड जो हमारे आए 61 में, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे मिड। मेजर कंट्रीब्यूशन टू न्यू क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी। न्यू क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी, जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया, एक तो थे मिड और दूसरे थे हमारे सोलो। तो फर्स्ट एंड सेकेंड, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स द वैल्यू ऑफ कमोडिटी इज इक्वल टू। कार्ल मार्क्स के मेरे वीडियो में देखिएगा, वैल्यू ऑफ कमोडिटी क्या है। 3 कॉन्सेप्ट दिए थे कार्ल मार्क्स ने, सरप्लस वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू एंड वेरिएबल वैल्यू। तो ये तीनों को मिलाकर जो है एक कमोडिटी की
वैल्यू बनती है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज करंट डेली स्टेटस इज कॉन्सेप्ट यूज टू मेजर। करंट डेली स्टेटस किसी के लिए होता है? एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के लिए करंट डेली स्टेटस। नेक्स्ट इज लाइफ टेबल इज ऑल्सो नोन एज। लाइफ टेबल होती है हमारी ये मोर्टेलिटी टेबल, सॉरी। Last question, which is the correct chronological order of economists contributing to input output analysis? Okay, input output analysis का ये क्वेश्चन आ गया है इन पर गलती से। तो सबसे पहले तो वैसे ये थे जो कि फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे, क्वेजने। ये फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे। सबसे पहले उन्होंने दिया था लेकिन फेल हो गया था क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक एग्रीकल्चर को ही कंसिडर किया, बाकी सारी इंडस्ट्रीज को उन्होंने छोड़ दिया था। उसके बाद थे हमारे कार्ल मार्क्स एंड फिर लियोनतिफ, जिन्होंने, जिसको कहा जाता है फादर ऑफ इनपुट आउटपुट एनालिसिस। लियोनतिफ जो है वो थे हमारे फादर ऑफ इनपुट आउटपुट एनालिसिस। कंप्यूटर का यूज़ किया था उन्होंने इसके लिए। फिर थी हमारा हॉकिंस साइमन। हॉकिंस साइमन कंडीशंस बहुत फेमस है, आपने भी ज़रूर पढ़ी होगी, और नहीं पढ़ी है तो नेट एग्जाम के लिए ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। कीप वॉचिंग। और नेट के एग्जाम आ रहे हैं तो बिल्कुल आप देखते रहिए अंत तक, एक भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा। बाय।